तुम हल्के से हाँप रहे हो। तुम्हारे शरीर के अंदर खून खौल रहा है। तलवार पकड़े हुए तुम्हारा दाहिना हाथ सुन्न हो रहा है। अगर असुर ब्लड आर्मोर की ताकत और डिफेंस का सपोर्ट ना होता तो इस अटैक में तुम्हें पक्का गहरी चोट लगती। लेकिन झोली तुम्हें सांस लेने का कोई मौका नहीं देता। फर्स्ट सोल स्किल, स्विफ्ट स्टेप। उसकी एक परछाई अभी भी वही है और उसकी वाइंड स्लैशिंग ब्लेड तुम्हारे 3 फीट के दायरे में आ चुकी है। ये बहुत फास्ट है। तुम्हें अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। तुम बस अपनी इंस्टिंक्ट से तलवार को ब्लॉक करने के लिए उठाते हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तलवारों के टकराने की कान फोड़ देने वाली आवाजें आती है। झोली के अटैक्स लगातार आ रहे हैं। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बेहतरीन है और हर वार भारी है। तुम बस अपने 2 सोल स्किल्स के बफ और सुबह सीखी गई बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक्स के सहारे मुश्किल से टिके हुए हो। मैदान पर 2 आकृतियां, एक बड़ी और एक छोटी, तेजी से मूव कर रही है। लेकिन जल्द ही तुम्हें रियलाइज होता है कि झोली की तलवार भले ही फेयर्स लग रही हो, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर वो जानबूझकर अपनी ताकत थोड़ी कम कर लेता है। वो तुम्हें आसानी से किनारे लगा सकता है, लेकिन जानबूझकर ऐसे फ्लॉस छोड़ रहा है ताकि तुम सांस ले सको। वो बैटल को खत्म कर सकता है, लेकिन इसे खींच रहा है। साफ है, वो तुम्हें फीड कर रहा है ताकि तुम रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस जल्दी गेन कर सको। तुम धीरे धीरे शांत होते हो और उसके अटैक्स की रिदम को फील करने लगते हो। धीरे धीरे प्योर पैसिव डिफेंस से हटकर तुम बीच बीच में काउंटर अटैक भी करने लगते हो। दर्जनों राउंड्स के बाद झोली की आंखों में अप्रिशिएशन की झलक दिखती है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। वो देख सकता है कि तुम्हारी सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी है। वो तुम्हारी असुर डीमन स्वॉर्ड पर एक भारी वार करता है, जिससे तुम 3 कदम पीछे धकेल दिए जाते हो। उसी वक्त उसके पैरों के नीचे उसका थर्ड सोल रिंग चमक उठता है। थर्ड सोल स्किल, हैवी ब्लेड एनहांसमेंट। पल भर में ब्लेड का वजन और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ 50% बढ़ जाती है। एक ही वार में तुम्हें तलवार से एक ऐसी अनियंत्रित ताकत महसूस होती है जैसे कोई छोटा पहाड़ तुमसे टकरा गया हो। तुम अपना बैलेंस खो देते हो और हवा में उड़ते हुए 3 मीटर दूर जमीन पर जोर से गिरते हो। तुम अपनी तलवार के सहारे एक घुटने पर उठते हो, जोर जोर से हाँप रहे हो। तुम्हारा चेहरा कागज की तरह सफेद है, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। तुम्हारे असुर ब्लड आर्मोर की चमक फीकी पड़ गई है, जैसे वो कभी भी गायब हो सकता है। तुम्हारा मार्शल सोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम सिर्फ 6 साल के हो। तुम्हारी ताकत एक मैच्योर झोली के सामने कुछ भी नहीं है और कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग 0 है। अचानक बढ़े हुए फोर्स ने तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया। एक बच्चे के हाथ में भले ही कोई डिवाइन वेपन हो, पर एक एक्सपीरियंस फाइटर के सामने टिकना मुश्किल है। दूसरी तरफ झोली की भी सांसें तेज है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। उसकी भी आधी सोल पावर कंज्यूम हो चुकी है। वो तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखता है। योर हाइनेस, मैंने आपको जाने दिया। झोली अपना मार्शल सोल वापस लेता है और तुम्हें आदर से वो करता है। तुम सिर हिलाते हो, कुछ नहीं कहते। तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो। तुम्हारे दोनों सोल स्किल्स बफ टाइप के हैं। कोई डायरेक्ट अटैक मेथड नहीं है, इसलिए तुम्हें बस बफ के सहारे डटे रहना पड़ा। शायद जब तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक और शार्प होगी, तब तुम ऐसे अपोनेंट से सच में लड़ पाओगे। जूनियर ब्रदर। तभी थोड़ी दूर से बीबी डोंग भागती हुई आती है। उसकी फाइट बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। एक कंट्रोल टाइप ग्रैंड मास्टर के सामने भले ही उसका फर्स्ट सोल स्किल उसकी स्पीड डबल कर दे, लेकिन सोल पावर का गैप बहुत बड़ा था और कॉम्बैट एक्सपीरियंस ना होने के कारण वो अपोनेंट के करीब ही नहीं पहुंच पाई और उसकी सोल पावर ड्रेन हो गई। वो काफी देर से साइडलाइंस पर आराम कर रही थी और मैच देख रही थी। फाइट खत्म होते ही वो दौड़कर आई और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो ना? बीबी डोंग के चेहरे पर टेंशन थी। तुम अपना मार्शल सोल वापस लेते हो और मुस्कुराने की कोशिश करते हो। मैं ठीक हूं, बस एग्जॉशन बहुत ज्यादा है। चलो वापस चलकर रेस्ट करते हैं। ठीक है। बीबी डोंग तुम्हें सपोर्ट करती है और तुम दोनों धीरे धीरे वापस लौटते हो। पैलेस वापस पहुंचकर मेट्स ने पहले ही मेडिसिनल बाथ तैयार कर रखा था। कियान शुंजी द्वारा तैयार किए गए इस बाथ में प्रेशियस हर्ब्स का इस्तेमाल हुआ था। भाप उठ रही थी और एक स्ट्रॉन्ग हर्बल खुशबू हवा में थी, जिसे सूंघते ही माइंड रिफ्रेश हो जाता था। तुम टब में बैठ गए। गर्म पानी ने तुम्हारी थकी हुई बॉडी को रिलैक्स कर दिया और मेडिसिन के इफेक्ट से मसल्स का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। आंखें बंद करके तुम आज के कॉम्बैट की हर डिटेल को अपने माइंड में रिप्ले करने लगे। झो ली का फर्स्ट सोल स्किल मूवमेंट के लिए है, जो सरप्राइज अटैक्स के लिए परफेक्ट है। सेकंड सोल स्किल एक लॉन्ग रेंज एओई अटैक है। थर्ड सोल स्किल बफ टाइप है, जो स्ट्रेंथ और ब्लेड का वजन बढ़ाता है। दूसरी ओर तुम्हारे दोनों स्किल्स सिर्फ बफ्स है, कोई डायरेक्ट अटैक नहीं है। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स भी कच्ची है। जो बेसिक मूव्स तुमने सुबह सीखे, उन्हें दोपहर तक मसल मेमोरी में बदलना इंपॉसिबल था। लेकिन तुम जरा भी डिस्करेज नहीं थे। तुम्हें पता था कि ये सब प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा। स्किल्स शार्प होंगी, एक्सपीरियंस गेन होगा, रिफ्लेक्सेस तेज होंगे। आज हार गए तो कल, और कल नहीं तो परसों, एक दिन तुम जीतोगे जरूर। बात के बाद तुमने साफ कपड़े पहने और बेड पर क्रॉस लेग बैठकर मेडिटेशन शुरू कर दिया। दिन भर की इंटेंस ट्रेनिंग और मेडिसिनल बाथ के नरिशमेंट के कारण तुम्हारी सोल पावर का फ्लो बहुत स्मूथ हो गया था। शायद जल्द ही तुम लेवल 26 पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। टाइम बीतता गया। पलक झपकते ही एक साल गुजर गया। इस साल तुम्हारा रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। हर सुबह जल्दी उठकर तुम पहाड़ की चोटी पर जाते और कियान दाओलियो की गाइडेंस में स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते। मौसम चाहे जैसा हो, पूरे एक साल तक तुमने नागा नहीं किया। तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक अब बेसिक से काफी एडवांस हो गई थी और कियान दाओलियो की एक्सपेक्टेशंस पर लगभग खरी उतर रही थी। तुम्हारी कम उम्र को देखते हुए उन्होंने भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला। प्रैक्टिस से लौटकर तुम पैलेस के पीछे वाले स्टडी रूम में बीबी डोंग के साथ थ्योरी पढ़ते।
कियान शुंजी अपने कामों में बिजी रहते, बस रोज का सिलेबस सेट कर देते। तुम्हें ये आजादी पसंद थी। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी के कारण तुमने बहुत सारा नॉलेज गेन कर लिया था। बीबी डोंग भी अब पहले की तरह आलसी नहीं रही थी। तुम्हारे मोटिवेशन और साथ की वजह से उसने भी इस साल जबरदस्त प्रोग्रेस की। पढ़ते वक्त वो चुपचाप तुम्हारे बगल में बैठती और डाउट्स पूछती। दोपहर में तुम दोनों इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करते। डुलियो कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशनल ट्रेनिंग बहुत बेसिक थी, लेकिन तुमने अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को यूज करके ट्रेनिंग इक्विपमेंट और मेथड्स को अपग्रेड किया। साथ ही हाई क्वालिटी वेल ग्लू कंज्यूम करने से तुम दोनों के फिजिकल स्टैट्स अपनी उम्र के बाकी सोल मास्टर से कहीं ज्यादा हो गए थे। प्रैक्टिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग में जहां शुरुआत में तुम दोनों लगातार हारते थे, वही अब तुम एक्सपीरियंस्ड सोल मास्टर्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। प्रोग्रेस साफ दिख रही थी। 6 महीने पहले अपनी रिफाइंड स्वॉर्ड स्किल्स के दम पर तुमने पहली बार फुल पावर वाले झो ली को हराया था। उस वक्त तुम्हारी सोल पावर लेवल 28 थी और वो लेवल 42 पर था। फाइट के एंड में तुम्हारी सोल पावर लगभग खत्म थी, लेकिन तुम्हारी तलवार की नोक उसके सीने से सिर्फ 3 इंच दूर थी। तुम जीत गए। उस मोमेंट में झो ली शौक और रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें देखता रह गया। उसके बाद कियान शुंजी ने और भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स भेजे, जिन्हें तुमने एक एक करके हरा दिया। एक साल में तुम्हारी सोल पावर लेवल 25 पीक से लेवल 30 तक पहुंच गई। अब बस एक सोल रिंग की जरूरत है और तुम एक सच्चे सोल एक्सपर्ट बन जाओगे। 7 साल का सोल एक्सपर्ट, ये डुलियो कॉन्टिनेंट के इतिहास का एक नया रिकॉर्ड था। यहां तक कि कियान फैमिली के सेराफिम मार्शल सोल वाले, जिनकी इनेट सोल पावर लेवल 10 होती है, वो भी 7 साल की उम्र में सोल एक्सपर्ट नहीं बन पाए थे। तुम्हारी इस जबरदस्त प्रोग्रेस को देखकर बीबी डोंग अंदर ही अंदर थोड़ी एंग्शियस थी। आखिर वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर थी। तुम्हारी इनेट सोल पावर उससे 10 लेवल ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो एक ट्विन मार्शल सोल वाली जीनियस थी। वो तुमसे पीछे नहीं रहना चाहती थी। इसी कंपिटिटिव स्पिरिट के साथ उसने बहुत हार्ड वर्क किया। एक साल में मार्शल सोल हॉल के रिसोर्सेज का यूज करके उसकी सोल पावर लेवल 12 से लेवल 17 तक पहुंच गई। ये स्पीड भी अमेजिंग थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने कसम खाई थी कि वो तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेगी, कम से कम पीछे तो नहीं छूटेगी। इस तरह कियान शुंजी द्वारा अरेंज की गई 1 साल की सिस्टमैटिक स्टडी ऑफिशियली खत्म हो गई। अब तुम दोनों फ्री होकर कल्टिवेट कर सकते थे। अगर कोई डाउट हो तो किसी भी वक्त कियान शुंजी के पास जा सकते थे। दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। मार्शल सोल सिटी के सेंटर में एक लक्जरी मैंशन के बाहर तुम अकेले खड़े थे। थोड़ी देर बाद सर्वेंट्स के इन्फॉर्म करने पर एक आदमी जल्दी से दरवाजे पर आया। ये आदमी थोड़ा फेमिनिन दिखता था और उसकी चालढाल भी वैसी ही थी। ये फ्यूचर का मार्शल सोल हॉल एल्डर और बीबी डोंग का राइट हैंड मैन था, क्रिसैंथेमम डुलियो यू ग्वान। हालांकि अभी वो सिर्फ एक सोल डुलियो था और टाइटल डुलियो के लेवल तक नहीं पहुंचा था। जब यू ग्वान ने तुम्हारे हाथ में वो गोल्डन टोकन देखा तो उसकी आंखों में पल भर के लिए शॉक आ गया। एक 6-7 साल का बच्चा सुप्रीम पॉन्टिफ का टोकन लिए हुए था। इस टोकन का मतलब था खुद पॉन्टिफ की मौजूदगी। ये बच्चा कौन है? कहीं पॉन्टिफ का नाजायज बेटा तो नहीं? पर शक्ल तो नहीं मिलती। तुम्हारी असली आइडेंटिटी अभी सिर्फ मार्शल सोल हॉल के टॉप ऑफिशियल्स को ही पता थी। कियान शुंजी ने प्लान किया था कि जब तुम और बीबी डोंग थोड़े और स्ट्रांग हो जाओगे, तब वो ऑफिशियली तुम दोनों को होली सन और होली मेडन डिक्लेयर करेंगे। तब तक के लिए उन्होंने तुम दोनों को एक एक पॉन्टिफ टोकन दे दिया था, ताकि काम आसानी से हो सके। यू ग्वान ने कोई लापरवाही नहीं की। वो तेजी से तुम्हारे पास आया और रिस्पेक्ट से बो किया। यू ग्वान आपको ग्रीट करता है, माय लॉर्ड। प्लीज अंदर आइए। तुमने सिर हिलाया, टोकन को अपने सोल गाइड में वापस रखा और उसके साथ हॉल में गए। तुमने बिना किसी झिझक के मेन सीट ले ली। यू ग्वान साइड में खड़ा था, थोड़ा क्यूरियस लग रहा था। माय लॉर्ड, आज आपने मुझे किस काम से याद किया? वो मन ही मन सोच रहा था कि कोई बहुत बड़ा काम होगा। तुमने बहुत कैजुअल टोन में कहा, बिशप यू ग्वान, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पढ़ने का शौक है। आजकल मैं रेयर और इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में स्टडी करना चाहता हूं। सुना है आपको फूल पौधों का बहुत शौक है। क्या आपके पास कोई इमॉर्टल हर्ब कैटलॉग है? मैं उसे कुछ समय के लिए बोरो करना चाहता हूं। तुम्हारा असली मकसद उस इमॉर्टल हर्ब्स वाली किताब को हासिल करना था। पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में फ्यूचर के टैंक सान के अलावा सिर्फ यू ग्वान और पियोज ही क्लान को ही इनके बारे में पता था। तुम्हारा प्लान था कि सही वक्त आने पर तुम उन इमॉर्टल हर्ब्स को हासिल कर लोगे, क्योंकि वो जगह अभी अनक्लेम्ड थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को तुम मिस नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हें उनकी पहचान नहीं थी, इसलिए तुम यू ग्वान के पास आए थे। यू ग्वान ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कोई भारी काम होगा। फूलों की बात सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। माय लॉर्ड, आप बिल्कुल सही इंसान के पास आए हैं। उसने अपने सोल गाइड से एक मोटी किताब निकाली। ये उनकी एंसेस्ट्रल रेयर एंड इमॉर्टल हर्ब कैटलॉग थी, जिसमें अनगिनत रेयर हर्ब्स की डिटेल्स और इलस्ट्रेशंस थे। माय लॉर्ड, ये लीजिए। यू ग्वान ने रिस्पेक्ट के साथ दोनों हाथों से किताब तुम्हें दी। तुमने उसे लेकर कुछ पन्ने पलटे और सिर हिलाया। थैंक्स। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये फेवर याद रखा। यू ग्वान का टैलेंट बहुत अच्छा था। आइस एंड फायर वेल में एक स्ट्रेंज वेलवेट क्रिसैंथेमम नाम की इमॉर्टल हर्ब थी। पूरे डुलियो कॉन्टिनेंट में कोई भी यू ग्वान से ज्यादा उस हर्ब के लिए सूटेबल नहीं था। फ्यूचर में अगर तुम उसे वो हर्ब दोगे तो न सिर्फ उसका लेवल बढ़ेगा, बल्कि उसकी एब्सोल्यूट लॉयल्टी भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम जानते थे कि यू ग्वान और घोस्ट डोलुओ दोनों बहुत लॉयल और ट्रस्टवर्दी है। यू आर वेलकम, माय लॉर्ड, यू ग्वान ने झुककर कहा। मैं चलता हूं, पढ़ने के बाद लौटा दूंगा। कहकर तुम उठ गए। यू ग्वान तुम्हें दरवाजे तक सीव करने आया।
जब तक तुम आंखों से ओझल नहीं हो गए, वो वही खड़ा रहा। फिर उसने खुद से बुदबुदाया, पता नहीं ये बच्चा कौन है? तुमने नहीं बताया और उसकी पूछने की हिम्मत नहीं थी। अपने रूम में लौटकर तुमने वो मोटी किताब निकाली और डेस्क पर बैठकर ध्यान से पढ़ने लगे। किताब बहुत वेल प्रिजर्व थी। हर पन्ने पर रेयर हर्ब्स की फाइन ड्राइंग्स थी। नीचे छोटे छोटे अक्षरों में उनके नाम, हैबिटेट, तोड़ने के तरीके और प्रेजर्वेशन के मेथड्स लिखे थे। तुम हर डिटेल को बहुत फोकस के साथ पढ़ रहे थे। इनमें से ज्यादातर इमॉर्टल टीयर की नहीं थी, फिर भी सोल मास्टर्स के लिए बहुत यूजफुल थी। एक पन्ने पर आकर तुम रुक गए। एट पेटल इमॉर्टल ऑर्चिड। तुमने ड्राइंग देखी, एक प्योर व्हाइट ऑर्किड जिसके 8 पेटल्स थे। तुम्हें पता था कि हर इमॉर्टल हर्ब को तोड़ने और प्रिजर्व करने का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट होता है। एक छोटी सी गलती से उसकी पोटेंसी खत्म हो सकती है। इसे कंज्यूम करने का तरीका भी स्पेसिफिक होता है, वरना बॉडी को डैमेज हो सकता है। तुमने सोच लिया था कि तुम इन सब हर्ब्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से मेमोराइज कर लोगे। आगे पलटने पर तुम्हें कुछ जाने पहचाने नाम दिखे। स्ट्रेंज वेलवेट क्रिसैंथेमम, ब्यूटीफुल सिल्क टुलिप, कॉक्सकॉम फीनिक्स सनफ्लावर। ये सब ओरिजिनल स्टोरी की इमॉर्टल हर्ब्स थी, जो किसी भी सोल मास्टर को पागल कर सकती थी। इनमें कुछ ऐसी हर्ब्स भी थी जिनका स्टोरी में मेंशन नहीं था। तुम किताब में पूरी तरह खो चुके थे। रात हो चुकी थी। तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला और एक फिगर बड़ी फुर्ती से अंदर आई और चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। यह हरकत इतनी स्मूथ थी जैसे वो हजारों बार ऐसा कर चुकी हो। तुमने सिर उठाकर देखा, ये बीबी डोंग थी। तुम्हारा एक्सप्रेशन नॉर्मल था। पिछले 1 साल में वो अक्सर तुम्हारे कमरे में आती थी और रात को यही रुकती थी। पहली बार जब वो आई थी तो उसने बताया था कि उसे बुरे सपने आते हैं जहां इविल सोल मास्टर्स उसके परिवार को मार रहे हैं। उस रात तुमने उसे बहुत कंसोल किया था। उसके बाद से ये नॉर्मल हो गया था। कभी कभी जब तुम सो रहे होते तब भी वो चुपके से ब्लैंकेट में घुसकर तुम्हारे बगल में एक बिल्ली की तरह कर्ल होकर सो जाती थी। वो तुम्हारे पास आकर क्यूरियोसिटी से किताब देखने लगी। जूनियर ब्रदर, तुम क्या पढ़ रहे हो? ये बिशप यू ग्वान की हर्ब कैटलॉग है। इसमें बहुत से रेयर प्लांट्स की डिटेल्स है। तुमने उसे बैठने के लिए जगह दी। रेयर प्लांट्स? बीबी डोंग तुम्हारे बगल में बैठ गई। इसमें क्या खास है? तुमने कुछ पन्ने पलटे और एक पिक्चर पर पॉइंट किया। इसे देखो, इसे यर्निंग हार्ट ब्रोकन रेड कहते हैं। ये इमॉर्टल हर्ब है, फूलों का राजा। इसे खाने से तुम्हारी सोल पावर और टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। बीबी डोंग का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखों में शौक था। बिना साइड इफेक्ट के सोल पावर और टैलेंट बढ़ाना, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसे पता था कि ताकत बढ़ाने के तरीके होते हैं, लेकिन उनकी कोई न कोई कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसी चीज के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। ये सच है। ये बिशप की एंसेस्ट्रल बुक है। तुमने कहा, वैसे इस हर्ब के पीछे एक कहानी है, सुनना चाहोगी? हाँ। बीबी डोंग ने सिर हिलाया। तुमने सॉफ्ट टोन में बताना शुरू किया। लेजेंड है कि बहुत पहले एक लड़का था जिसे फूलों से बहुत प्यार था। उसकी डेडिकेशन देखकर एक फ्लावर फेरी खुश हुई और उससे शादी करने धरती पर आ गई। लेकिन गॉड्स को यह पता चल गया। नाराज होकर उन्होंने फेरी को वापस बुला लिया। लड़का डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसके गार्डन का व्हाइट पियनी फूल असल में उसकी पत्नी है। अगर वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो फेरी एक नॉर्मल इंसान बनकर वापस आ जाएगी। लेकिन लड़का उस फूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वह दिन रात उसके सामने रोता रहा और फाइनली दिल टूटने से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसके खून की कुछ बूंदें फूल पर गिर गई। तुमने ड्राइंग पर बने लाल निशानों की तरफ इशारा किया। ये लाल रंग उसी लड़के का खून है। वो गॉड्स कितने बुरे थे। बीबी डोंग की आंखें भर आई। डुलियो कॉन्टिनेंट के बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, इसलिए वो रोमांस जैसी चीजों को थोड़ा बहुत समझती थी। इस कहानी ने उसे इमोशनल कर दिया। बस तुमने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ये सिर्फ एक कहानी है, तुम बहुत बुरे हो। रात में इतनी सैड स्टोरी सुना दी। बीबी डोंग ने क्यूट तरीके से शिकायत की। तुम मुस्कुराए और उसे बाकी इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में बताने लगे। वो भी इंटरेस्ट लेकर सुनने लगी। थोड़ी देर बाद उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, जूनियर ब्रदर, ये सब कितनी ऑसम चीजें हैं। फ्यूचर में अगर तुम्हें ये मिले तो मुझे मत भूल जाना। टेंशन मत लो, मैं सबको भूल सकता हूं पर तुम्हें नहीं। बीबी डोंग खुशी से मुस्कुराई। रात काफी हो गई थी। पढ़ते पढ़ते बीबी डोंग को उबासी आ गई। नींद आ रही है? तुमने पूछा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, बाकी बाद में पढ़ेंगे। तुमने बुक को सोल गाइड में रखा, लाइट बंद की और तुम दोनों लेट गए। बीबी डोंग ने हमेशा की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। जल्द ही उसके सोने की आवाज आने लगी। तुम आंखें बंद किए हुए अभी भी उन इमॉर्टल हर्ब्स के बारे में सोच रहे थे। तुमने डिसाइड किया कि अभी तुम बहुत छोटे हो और कियान शुंजी तुम्हें शहर से बाहर नहीं जाने देंगे और डुगुबो को वो जगह मिलने में अभी बहुत टाइम था, इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये सोचकर तुम भी सो गए। अगली दोपहर स्टार डुलियो फॉरेस्ट का मिक्स्ड जोन। हवा में उमस थी और दूर से सोल बीस्ट्स की आवाजें आ रही थी। तुम गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो के पीछे पीछे चल रहे थे। इस बार तुम अपना 3rd सोल रिंग लेने आए थे। वैसे तो कियान शुंजी को आना चाहिए था, लेकिन वो अभी सिर्फ एंट्री लेवल टाइटल डुलियो थे, इसलिए कियान दाओलियो ने सेफ साइड रहने के लिए लेवल 98 के गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो को तुम्हारे साथ भेजा। चलते चलते गोल्डन क्रोकोडाइल डुलियो अचानक रुके और आसमान की तरफ देखने लगे। तुम्हारी पावर अभी कम थी, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं दिखा। कुछ सेकंड बाद आसमान से एक तेज चीख सुनाई दी और एक विशाल पक्षी बादलों को चीरता हुआ बाहर आया। करीब 5 मीटर लंबा बाज, जिसके पंखों का फैलाव 10 मीटर था। उसके पंख काले सुनहरे थे जो डार्क मेटल की तरह चमक रहे थे।
पंखों के किनारे तलवार की तरह शार्प थे, जो किसी के भी शरीर को आसानी से चीर सकते थे। ये एक ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड फेदर ईगल था। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो ने आंखें छोटी की। फ्लाइंग टाइप सोल बीस्ट, हवा से अटैक करने में माहिर, इसके फेदर्स डिटैच होकर अटैक कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो थोड़ा रुके, लेकिन ये 5000 साल पुराना है। ये नॉर्मली 4th सोल रिंग की लिमिट होती है। शियाओमो, सेफ रहने के लिए क्या हम कोई और बीस्ट ढूंढें? तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। सोल मास्टर की दुनिया के रूल्स के हिसाब से 3rd सोल रिंग की लिमिट 1700 साल के आसपास होती है। 5000 साल मतलब लिमिट से लगभग 3 गुना ज्यादा। नॉर्मल इंसान के लिए ये सुइसाइड था, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग थी कि तुम इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। पिछले 1 साल की इंटेंस ट्रेनिंग, वेल ग्लू और मेडिसिनल बाथ्स की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत टफ हो चुकी थी। ग्रैंडपा क्रोकोडाइल, तुमने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूं। उन्होंने तुम्हें पहले भी सोल रिंग्स एब्जॉर्ब करते देखा था। तुम श्योर हो? उन्होंने पूछा। तुमने हामी भरी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो का ऑरा पूरी तरह बदल गया। उनका गोल्डन क्रोकोडाइल किंग मार्शल सोल रिलीज हुआ और 9 सोल रिंग्स चमकने लगे। 2 पीले, 2 पर्पल, 4 काले और 1 लाल। वो लाल सोल रिंग एक भयानक प्रेशर क्रिएट कर रहा था। अगले ही पल वो एक गोल्डन लाइट की तरह हवा में उड़े और उस ईगल की तरफ शूट कर गए। तुम नीचे खड़े होकर उनकी स्पीड देखकर अमेज थे। काश तुम्हारे पास भी उड़ने की एबिलिटी होती। ऊपर हवा में ईगल जो शिकार ढूंढ रहा था, अचानक आई इस भयानक पावर से डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई चांस नहीं था। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो ने कोई स्किल भी उसे नहीं की। उन्होंने बस उसके ऊपर जाकर एक जोरदार लात मारी। एक भयानक चीख के साथ वो ईगल किसी मीटियोर की तरह जमीन पर आ गिरा। बूम, जमीन में गड्ढा हो गया और वो ईगल खून से लथपथ मौत के कगार पर पहुंच गया। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो, तुम्हारे पास ऐसे उतरे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाओ शियाओमो। थैंक्स ग्रैंडपा क्रोकोडाइल। तुम आगे बढ़े, अपनी असुर डीमन स्वॉर्ड निकाली और ईगल को फिनिश कर दिया। तलवार से एक ग्लो निकला और उसने ब्लड एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जल्दी ही ईगल की बॉडी से एक डीप पर्पल सोल रिंग बाहर आया। तुम बैठ गए और सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगे। जैसे ही एनर्जी तुम्हारी बॉडी में घुसी, वो एक तूफान की तरह तुम्हारी मेरिडियंस में तबाही मचाने लगी। भयानक दर्द, तुमने दांत भींच लिए, पसीना छूटने लगा और नसें तंग गई। लेकिन तभी तुम्हारी बॉडी के अंदर से एक वार्म एनर्जी फ्लो हुई, जिसने उस रैम्पेगिंग एनर्जी को शांत कर दिया। दर्द कम हो गया और तुम्हारी बॉडी स्टेबल होने लगी। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो तुम्हें ध्यान से देख रहे थे। जब तुम कांप रहे थे, उन्होंने अपना हाथ उठा लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर प्रोसेस रोक सके। लेकिन तुम्हें स्टेबल होता देख उन्होंने राहत की सांस ली। वो थोड़े कंफ्यूज थे कि एनर्जी इतनी जल्दी कैसे शांत हो गई, पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। टाइम बीतता गया, प्रोसेस लगभग पूरा होने वाला था कि अचानक कुछ अजीब हुआ। तुम्हारी पीठ में भयानक दर्द उठा, मानो कोई चीज तुम्हारी हड्डियों और स्किन को फाड़कर बाहर आना चाह रही हो। ये सोल रिंग के दर्द से बिल्कुल अलग था। दर्द से तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन तुम बेहोश नहीं हुए। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो ने यह देखकर तुम्हें रोका नहीं, बल्कि उनकी आंखों में सरप्राइज और एक्साइटमेंट आ गया। ये सोल रिंग का फेलियर नहीं था, बल्कि एक लेजेंडरी चीज थी, एक्सटर्नल सोल बोन। इसके मिलने का चांस 10,000 में 1 होता है और ये सोल मास्टर के साथ साथ ग्रो कर सकता है। इसकी वैल्यू 100,000 ईयर सोल बोन से भी ज्यादा होती है। अचानक तुम्हारी आंखें खुली, तुम्हारी पीठ से कपड़े फट गए और तुम्हारे शोल्डर ब्लेड से काले सुनहरे पंख बाहर निकल आए। इन विंग्स का फैलाव 3 मीटर था। हर पंख एक शार्प तलवार की तरह लग रहा था। तुमने अपने पंख फड़फड़ाए और जमीन से हवा में उड़ गए। पहली बार उड़ने की वजह से बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था। तुम कभी लेफ्ट गिरते तो कभी राइट पेड़ से टकराते, लेकिन थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद तुम फाइनली हवा में स्टेबल होकर फ्लोट करने लगे। हवा में उड़ने की वो फीलिंग अनरियल थी। तुम धीरे से जमीन पर उतरे और विंग्स फोल्ड कर लिए। तुम्हारे चेहरे पर खुशी थी। हाँ शियाओमो, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक्सटर्नल सोल बोन मिल गया। गोल्डन क्रोकोडाइल डोलियो हंसते हुए पास आए और तुम्हारी पीठ थपथपाई। फ्लाइंग के अलावा इसमें और क्या एबिलिटीज है? तुमने स्माइल किया। मैं इसे ब्लैक गोल्ड स्वॉर्ड विंग्स बुलाता हूं। ये मेरे सारे स्टैट्स को 100% बफ देता है। इसके अलावा इसका एक और फीचर देखिए। तुमने अचानक उड़ान भरी। 20 मीटर दूर एक बहुत मोटा पेड़ था। तुम पलक झपकते ही वहां पहुंचे और अपने शार्प विंग से पेड़ को स्लैश कर दिया। अगले ही सेकंड तुम अपनी जगह पर वापस थे। वो विशाल पेड़ कटकर एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। फिर तुम्हारे विंग से आवाज आई और सारे पंख हवा में अलग अलग होकर फ्लोट करने लगे। तुमने 50 मीटर दूर एक चट्टान की तरफ फोकस किया। सविश, वो सारे पंख एक काली सुनहरी लाइट की तरह तेज स्पीड से चट्टान पर जाकर लगे। धूल हटने के बाद पूरी चट्टान पर वो पंख एक कांटेदार पोर्क्यूपाइन की तरह धंसे हुए थे। तुम्हारे एक थॉट से वो सारे पंख वापस उड़कर तुम्हारी पीठ पर आए और फिर से विंग्स बन गए। और फिर वो विंग्स तुम्हारी बॉडी के अंदर गायब हो गए, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। ग्रैंडपा क्रोकोडाइल, ये इसका दूसरा अटैक है। जब विंग्स डिटैच होते हैं तो मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन बफ इफेक्ट रहता है। डॉलुओ ने कैरन साइभरी, एक्सटर्नल सोल बोन, इट्स ट्रूली अ हेवनली ट्रेजर। शियाओमो, तुम्हें ये मिल गया, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम मुस्कुराए। सब ग्रैंडपा क्रोकोडाइल की वजह से। उन्होंने हाथ हिलाया। ये तो तुम्हारी अपनी काबिलियत है। वो थोड़े रुके और उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वैसे
तुम्हारा थर्ड सोल स्किल क्या है? थर्ड सोल रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद मैं लेवल 32 पर पहुंच गया हूं। मेरा थर्ड सोल स्किल एक एओई और कंट्रोल स्किल है। मैं इसे असुर स्वॉर्ड प्रेजेंट कहता हूं। ये एक बड़ा स्वॉर्ड अरे बना देता है जिसमें चारों तरफ से दुश्मन पर लगातार तलवारों से हमला होता है और बाहर एक बैरियर बन जाता है जिसे तोड़ना सेम लेवल के सोल मास्टर के लिए इम्पॉसिबल है। डॉलू ने अप्रूविंगली सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, चलो अब वापस चलते हैं। और तुम दोनों फारिस से बाहर की तरफ चल दिए।